नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 42 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन देखिए, भोजपुरी, मगही, बुंदेली, मैथिली। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको आंसर करना है बिहारी उपभाषा की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? आपने जो है हिंदी में जो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और उनकी बोलियां। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुंदेली हो जाएगा। ठीक है, बुंदेली जो है दोस्तों ये बिहारी उपभाषा में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि बिहारी की उपभाषा की बोली नहीं है दोस्तों बुंदेली। ठीक है, और यहाँ पर तीनों जो दिए हैं आपको, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों दोस्तों किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेली जो है दोस्तों ये किस में आता है? ये किस उपभाषा में आती है? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस में आती है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। तो आपने जो है दोस्तों जो उपभाषा है दोस्तों, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ये सब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपकी बोलियाँ पूछी जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? जैसे आपका बुंदेली हो गया। ठीक है, बुंदेली के साथ साथ कौरवी हो गया। ठीक है, कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, कौरवी हो गया, बांगरू हो गया। ठीक है, बांगरू। ठीक है, बांगरू के साथ साथ और कौन कौन सी बोली आती है पश्चिमी हिंदी में? ब्रज भाषा हो गया। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के साथ साथ बुंदेली मैंने बताया आपको, कन्नौजी हो गया। ठीक है, कन्नौजी। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जैसे कौरवी हो गया, ठीक है, जिसको हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी हो गया, जिसको हम बांगरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा हो गया, बुंदेली हो गया, और कन्नौजी हो गया। ये बोलियां जो हैं किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूर्वी हिंदी का भी याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, पश्चिमी हिंदी की बात हमने करी आपको, पश्चिमी हिंदी में आपने देखे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पूर्वी हिंदी भी याद रखना है। ठीक है, पूछ लिया जाता है दोस्तों पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो आप इसको जो है ABC करके याद रखें। ठीक है, ABC यानी कि आपका अवधि हो गया। ठीक है, अवधि हो गया। ठीक है, अवधि के साथ साथ आपका बी से बघेली हो गया। बी से बघेली, और सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो इसको इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं आपकी? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ABC करके इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। चलिए बताइए, राजस्थानी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका मारवाड़ी हो गया। ठीक है, मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ी के साथ साथ आपका जयपुरी हो गया। ठीक है, जयपुरी। जयपुरी के साथ साथ याद रखेंगे मेवाती। मेवाती। मेवाती के साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों मालवी। ठीक है, मालवी।
तो ये जो बोलियाँ हैं दोस्तों, ये किस उपभाषा वर्ग में आते हैं आपको पूछ लिया जाएगा। तो राजस्थानी हिंदी में आती हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे राजस्थानी हिंदी में कौन-कौन सी बोलियाँ आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी आपने देख लिया, पूर्वी हिंदी आपने देख लिया, राजस्थानी हिंदी आपने देख लिया, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बिहारी हिंदी की, ठीक है। तो बिहारी उपभाषा यहाँ पर दिया है, तो तीनों जो है आपका भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया और मगही हो गया। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बोलियाँ जो है किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ठीक। और पहाड़ी हिंदी में आप जानती हैं, पहाड़ी हिंदी में आपका कुमाऊनी, गढ़वाली आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फॉर्मूला की प्रस्तुता हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि संविधान सभा में दोस्तों हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फॉर्मूला की प्रस्तोता हैं। कौन है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए इसमें। ऑप्शन पहला है दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद देखिए पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, गोपाल स्वामी अयंगर, या फिर गोपाल स्वामी अयंगर रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। ध्यान रखेंगे 12 सितंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी अयंगर ने दोस्तों एक सूत्र जो है प्रस्तुत किया था, जिसको हम जानते हैं दोस्तों मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने दोस्तों 1949 में, ठीक है, 12 सितंबर 1949 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, एक सूत्र जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। एक सूत्र प्रस्तुत किया था, इस सूत्र का नाम था दोस्तों मुंशी आयंगर फॉर्मूला। क्या था, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक। तो मुंशी जो आयंगर फॉर्मूला था, इसने दोस्तों कहा था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे 12 सितंबर 1949 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी अयंगर ने दोस्तों एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे। ऑप्शन देखिए मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर आपका नामवर सिंह। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे, मुकुटधर पांडे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, साहित्य जनसमूह के
हृदय विकास है। तो निबंध के लेखक कौन है? तो आपको बताना है साहित्य जनसमूह के हृदय विकास है। तो ये निबंध दोस्तों किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो यहाँ पर हृदय का लिख लें आप, ठीक है, हृदय का विकास है। तो ये निबंध दोस्तों किसका है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है ये निबंध जो है किसका है। निबंध का नाम जो है ध्यान में रखना है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है दोस्तों साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी का स्टील कहा था, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए हिंदी का स्टील, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील किसने कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील कहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इनके निबंध जो है आपको ध्यान में रखने हैं, बालकृष्ण भट्ट के आपने पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आपका चंद्रोदय हो गया, ठीक है, प्रेम की बाग का सैलानी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ शब्द की आकर्षण शक्ति हो गया, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। ये जो निबंध हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के, आपको इनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? जैसे आपका साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है इनके निबंध हैं चंद्रोदय, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको चंद्रोदय जो है ये किसका निबंध है? तो ध्यान रखेंगे ये किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे अगला इनका जो निबंध है प्रेम की बाग का सैलानी, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको प्रेम की बाग का सैलानी, ठीक है। पूछ लिया जाएगा किसका निबंध है? तो ये निबंध है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। साथ ही साथ अगले निबंध की बात करें तो अगला निबंध इनका शब्द की आकर्षण शक्ति, ये मैंने बताया था आपको, शब्द की आकर्षण शक्ति, ठीक है। शब्द की आकर्षण शक्ति किसका निबंध है? तो ये भी बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनका एक निबंध है आशा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसका निबंध है आशा, आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट का निबंध है आशा। साथ ही साथ काल चक्र का चक्कर आपने पढ़ा होगा, ये भी निबंध इन्हीं का है। काल चक्र का, आप नोट करें दोस्तों, काल चक्र, ठीक है, काल चक्र का चक्कर, ठीक है। काल चक्र का चक्कर जो है ये किसका निबंध है? ये भी बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। साथ ही साथ इनके निबंध की बात करें, आपका आत्मगौरव इनका निबंध है, ठीक है। आत्मगौरव नोट कर लें, आत्मगौरव हो गया। माता का स्नेह जो है इनका एक निबंध है, माता का स्नेह, ठीक है। आशा, काल चक्र का चक्कर, ठीक है। और ईश्वर की क्या ठठोल है इनका एक निबंध है, ठीक है। तो सारे निबंध दोस्तों आपको ध्यान में रखने बालकृष्ण भट्ट के। तो निबंधों से दोस्तों यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपको कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है किस रचनाकार की पुस्तक है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है ये किस रचनाकार की पुस्तक है, आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है किस रचनाकार की पुस्तक है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो 5 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों यहाँ पर काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आप जानती है दोस्तों, ये छायावती कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं मैंने आपको सारी बताई थी, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ पर वन मिलन। ठीक है, वन मिलन किसकी रचना है, वन मिलन आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे प्रेम राज्य। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा प्रेम राज्य जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, प्रेम राज्य के साथ साथ आपको याद रखना है कानन कुसुम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, कानन कुसुम। ये सारे जो हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ध्यान में रखेंगे। कानन कुसुम हो गया, कानन कुसुम के साथ साथ प्रेम पथिक। ठीक है, प्रेम पथिक जो है किसकी रचना है, आपको पूछ लिया जाएगा। प्रेम पथिक जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रेम पथिक। ठीक है, मैंने बताया था आपको महाराणा का महत्व। ठीक है, ये भी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, इनको नोट कर ला। उर्वशी हो गया, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक के साथ साथ याद रखना है महाराणा का महत्व। ठीक है, कौन सा बताया मैंने, महाराणा का महत्व। ठीक है, महाराणा का महत्व जो है ये भी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की, बाकी आपने सब पढ़ी हैं। झरना हो गया, ठीक है, झरना हो गया, आंसू। ठीक है, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, लहर के साथ साथ कामायनी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा या फिर बालकृष्ण भट्ट। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, मजदूरी और प्रेम। आपको बताना है ये निबंध जो है किसका है। चलिए आंसर कीजिए, मैंने आपको पहले बता रखा है, आपके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। तो 6 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आचरण की सभ्यता जो है इनका प्रमुख निबंध है। ठीक है, आचरण की, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता। सच्ची वीरता भी इनका एक निबंध है, सच्ची वीरता। ठीक है, सच्ची वीरता किसका निबंध है, ये भी सरदार पूर्ण सिंह का है, सच्ची वीरता। ठीक है, कन्यादान इनका एक निबंध है दोस्तों। ठीक है, कन्यादान। ठीक, तो इसको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट इनके निबंध हैं, इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको बताना है इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इसमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। चलिए कथन देख लें। पहला देखिए, उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी। बी ऑप्शन देखिए, आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परख निबंध जो है चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। उसके बाद देखिए, उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है। या फिर ऑप्शन डी देखिए, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया था। ये दोस्तों बिल्कुल क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, उक्त कथन जो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने दोस्तों, आपने पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद जो है किसमें किया था, ब्रज भाषा में किया था, न कि खड़ी बोली में। ठीक, तो ब्रज भाषा में किया था, खड़ी बोली में नहीं किया था। तो इसी से आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है दोस्तों, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। चलिए देखिए कौन सा कथन गलत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। पहला देखिए, इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है। बी देखिए, इनके गंभीर अनुसंधानपरक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का भाव है। या फिर उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। या फिर ऑप्शन डी होगा, इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन जो है आपका गलत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उक्त कथन जो है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि उनके निबंधों में तत्व चिंतन के साथ साथ विनोदमयता की जो है प्रचुरता रहती है। तो यहाँ पर ये गलत है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इनके जो दोस्तों पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, इनके निबंध पूछे जाते हैं, तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कुटज हो गया, आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से इनके सारे निबंध आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए 9 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 है दोस्तों, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन कई बार आपको बता रखा है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध है दोस्तों। ये व्यंग्यात्मक निबंध किसने लिखा है, शिव शंभू का चिट्ठा। ऑप्शन देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। शिव शंभू का चिट्ठा दोस्तों ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसको लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है इसको, बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना की थी दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जो शिव शंभू का चिट्ठा है, ये व्यंग्यात्मक निबंध मैंने बताया आपको। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि जो शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध है, ये किसको संबोधित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त ने इसको संबोधित किया था, किसको किया था, लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के प्रकार कौन कौन से बताए हैं। देखिए, प्रतिभा, शील और साधन, प्रेम, दृढ़ता और साधन, सौंदर्य, अनुभव और शील, प्रतिभा, प्रेम और साहस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के प्रकार कितने बताए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से प्रकार बताए हैं श्रद्धा के, प्रतिभा, शील और साधन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आचार्य राम शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार, प्रतिभा, शील और साधन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के दोस्तों आपको निबंध पूछे जा सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है उत्साह। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा उत्साह जो है निबंध किसका है, तो उत्साह निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, उत्साह हो गया। श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, श्रद्धा और भक्ति जो है ये किसका निबंध है, ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, करुणा याद रखेंगे। ठीक है, करुणा, ये करुणा निबंध किसका है, ये भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, करुणा हो गया। ठीक है, करुणा के साथ साथ याद रखेंगे लज्जा और ग्लानि, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लज्जा, ठीक है, लज्जा और ग्लानि आपको पूछ लिया जाएगा लज्जा और ग्लानि निबंध किसका है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे लज्जा और ग्लानि जो है निबंध किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ईर्ष्या हो गया। ठीक है, घृणा हो गया। ठीक है, घृणा, ईर्ष्या। ठीक है, ये निबंध किसके हैं दोनों, ये भी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ठीक है, भय, क्रोध। ठीक है, भय, क्रोध। ठीक है, कविता क्या है। ठीक है, ये भी जो है कविता क्या है, ये भी एक निबंध है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, कविता क्या है। ठीक है, कविता क्या है निबंध किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये सारे दोस्तों आपको निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के याद रखने हैं। ठीक है, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ। ठीक है, लोभ और प्रीति, ठीक है, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ठीक है, कविता क्या है, तो ये सारे निबंध किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति जो है उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति जो है उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चारू चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, कुटज। चलिए बताइए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कृति जो है उपन्यास विधा में नहीं है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कुटज। ठीक है, कुटज जो है ये उपन्यास नहीं है, ये क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ये है दोस्तों निबंध। ठीक है, कुटज क्या है, ये निबंध है, उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आपने पढ़े हैं सारे। ठीक, तो यहाँ पर जो चारू चंद्र लेख है इसको ध्यान में रखेंगे। चारू चंद्र लेख हो गया, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों उपन्यास है। ठीक है, कुटज क्या है, आपका निबंध है। और निबंध में दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आप सभी जानते हैं, जैसे आपका अशोक के फूल हो गया। ठीक है, मेरी जन्मभूमि। ठीक है, और साथ ही साथ नया वर्ष आ गया, मेरी जन्मभूमि, शीरीष का फूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, ये सारे जो हैं निबंध किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुटज हो जाएगा। ठीक, और जो इनकी निबंध है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, इनको आपने अच्छे से याद रखना है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अशोक के फूल, ये कई बार पूछा गया है। अशोक के फूल निबंध किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अशोक के फूल हो गया, वसंत आ गया है। ठीक है, वसंत आ गया है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे अगला निबंध
मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि, ठीक है। मेरी जन्मभूमि किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। शिरीष का फूल, ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। शिरीष का फूल, ठीक। शिरीष का फूल याद रखेंगे। साथ ही साथ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका निबंध है, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगला आपको निबंध याद रखना है, परंपरा, ठीक है। परंपरा भी जो है इनका निबंध है, ठीक है। तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, सारे निबंध जो हैं किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। 12 है दोस्तों, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? आपको आंसर करना है, मैंने सिल पहुंचाई, ठीक है। ये ललित निबंध है दोस्तों, इसका लेखक आपको पूछा गया है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं दोस्तों, ठीक है। इनके अन्य निबंध आपको पूछे जा सकते हैं, उनके अन्य निबंध कौन कौन से हैं विद्यानिवास मिश्र के, तो यहाँ पर आपको नोट रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा आपको, ठीक। याद रखेंगे, तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तुम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, तुम चंदन हम पानी, ठीक। तुम चंदन हम पानी निबंध किसका है? आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये निबंध है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र का, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा। मेरे राम का मुकुट, ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है, भीग रहा है। तो ये निबंध किसका है? आपको पूछ लिया जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? पूछ लिया जाएगा। तो याद रखेंगे विद्यानिवास मिश्र का, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक निबंध और है दोस्तों, हल्दी दूब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हल्दी दूब। हल्दी दूब जो है ये किसका निबंध है? आपको पूछा जा सकता है। तो किसका निबंध है ये भी दोस्तों? आपका किसका निबंध है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर विभक्ति से दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों विभक्ति दोस्तों आपने अच्छे से याद कर लेनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? बताइए। रामो, रामस्य, रामे, रामेशु। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। 13 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप होगा रामस्य, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार रामो है, रामो आपका प्रथमा में आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है, ठीक है। रामे जो है ये सप्तमी का है, ठीक है, ठीक है। रामे सप्तमी की एकवचन का है, ठीक है, एकवचन, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रामेशु हो गया, रामेशु आपका सप्तमी बहुवचन का है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति की बहुवचन का है, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। तो आपको सारे दोस्तों ध्यान में रखने हैं, ठीक है। विभक्ति दोस्तों आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका राइट आंसर रामस्य हो जाएगा, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है, ठीक है।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको बताना है रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। चलिए आंसर कीजिए। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा राइट आंसर। रामेण आप सभी ने पढ़ा है, रामेण शब्द जो है राम की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर विभक्ति पूछी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीया। ठीक है, रामेण शब्द राम की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में राम का रूप आपने पढ़े हैं सारे जो है, रामः, रामो, रामा। ठीक है, इनको अच्छे से आपको याद रखने। चलिए अगला देखिए 15 का आंसर करेंगे। 15 में आपको बताना है सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है। चलिए बताइए, सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। चलिए 15 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी। ठीक है, 15 का ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थी में कौन सा एक वचन में क्या बनता है, एक वचन में सरिते बन जाएगा। ठीक है, एक वचन में सरिते और द्विवचन में क्या बनेगा, सरिद्भ्याम बढ़ेगा। ठीक है, और बहुवचन में बनेगा सरिदभ्य। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। एक वचन में सरिते बन जाएगा, अगर द्विवचन में पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगा, सरिदभ्याम। ठीक है, ये बहुवचन का हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी द्विवचन का, और बहुवचन का इसका पूछा जाएगा सरिते, सरितभ्याम और सरितभ्य, सरिदभ्य। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये अच्छे से विभक्ति वाला जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से तैयार रखना है। चलिए 16 का आंसर करेंगे। 16 है दोस्तों, जगतः शब्द में कौन सा वचन होगा। चलिए आंसर कीजिए, जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन होगा बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपने जगत शब्द के रूप आपने देखे होंगे। ठीक है, जगतः जगति जगंती, जगतः जगति जगंती। ठीक है, जगता जगतभ्याम जगतव्य, जगते। ठीक है, बताइए, सारे मैंने आपको दोस्तों पहले जो है डिटेल में आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। ठीक है, जगतः शब्द जो है आपको ध्यान में रखना है, जगतः शब्द रूप में यहाँ पर कौन सा वचन आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा पंचमी और जो षष्ठी में आपने देखा होगा जगतः जगतभ्याम जगतभ्य। ठीक है, जगतः जगतु जगताम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 17। सर्वस्व रूप है दोस्तों, आपको बताना है 17 में सर्वस्व जो है ये रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का या फिर सप्तमी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 17 का। तो सर्वस्व रूप है दोस्तों ये है आपका षष्ठी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 18 में भी आपको जो है विभक्ति का ही बताना है। चलिए बताइए, मत्याम शब्द रूप है। तो मत्याम शब्द रूप जो है मति शब्द के द्वितीय एकवचन का है, या फिर मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का है, या मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का है, या फिर मति शब्द के सप्तमी एकवचन का है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा राइट आंसर, मत्याम शब्द रूप जो है दोस्तों आपको बताना है। ठीक, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मत्याम शब्द रूप जो है मति शब्द की सप्तमी एकवचन का है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, विभक्ति वाला जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर मत्याम शब्द रूप है दोस्तों मति शब्द की सप्तमी एकवचन का। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। 19 है दोस्तों, अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। चलिए 19 का आंसर करेंगे। आपको बताना है अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा। अमूभ्य, अमूष्य, अमुह या फिर अमुया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का राइट आंसर। अदस शब्द के दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, अमूभ्य। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है दोस्तों। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप है। आपको दोस्तों मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति का एकवचन का रूप बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। मुनिये, मुने, मुनो या फिर मुन्यो। क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मुने हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। ठीक है, ध्यान रखेंगे राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है दोस्तों। ठीक है, तृतीया विभक्ति आपका क्या बनता है, राज्ञा। चतुर्थी विभक्ति में पूछेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में क्या बन जाएगा बताइए। चतुर्थी में राज्ञी बन जाएगा। ठीक है, राज्ञी। ठीक, अगर आपको पंचमी पूछा जाएगा तो पंचमी में क्या बनेगा, पंचमी में बन जाएगा राज्ञः, राज्ञः बन जाएगा। ठीक है, और अगर षष्ठी का पूछा जाएगा तो षष्ठी में भी आपका क्या बन जाएगा, राज्ञः बन जाएगा। ठीक, तो आपको सारे दोस्तों ध्यान में रखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आंसर करना है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। आपको सरल वाक्य बनाना है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसका आपको सरल वाक्य में इसको चेंज करना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ये कैसा वाक्य है, आपको ये भी याद रखना है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, मैंने आपको सारे जो है करवा रखे हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। मिश्र वाक्य है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसका आपका क्या बनाना है, अपने इसका समुचित सरल वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका सरल वाक्य बताइए। परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया है इसलिए वह सफल हुआ। तो यहाँ पर आपको जो है मिश्र वाक्य का आपको सरल वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा इसका सरल वाक्य, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर 22 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये आपका क्या बन गया, सरल वाक्य बन गया। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाची रूप है। तो आपको बताना है दोस्तों, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का बताना है कर्मवाची रूप। ऑप्शन देखिए, राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, या फिर राम से रोटी नहीं खाई जाती है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का आपको बताना है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, ये होगा, क्योंकि आपने वाक्य देखा, वाक्य क्या है आपका, निषेध सूचक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका
कर्मवाच्य। चलिए 24 का आंसर करेंगे। 24 है यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य होगा आपको बताना है। यहाँ बैठा नहीं जाता। कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कृतवाच्य। तो 24 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता में क्या हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं दोस्तों जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है इसमें बताना है। चलिए बताइए कौन सा है इसमें भाववाच्य। तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। तो यहाँ पर आपको बताना है भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है इसमें से। तो आप सभी समझ गए होंगे। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। ठीक है, ये भाव प्रकट कर रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। यह वाक्य भाववाच्य का है दोस्तों। आपने पढ़ा है क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।